आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका गगन कपूर क्लासेस में स्वागत है। और हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और कुछ कुछ कॉन्फिडेंस जरूर आप लोगों में अब आ गया होगा कि आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो हम आगे आज कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या आप उन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर पाते हैं या नहीं ट्राई कर पाते। और जो हम क्वेश्चंस अभी तक बना रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है, बस उसमें थोड़ा सा या तो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है या थोड़ा सा उनकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है कि आप घबरा जाएं, और कोई बात नहीं है। तो आइए और मेरे साथ साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि वो क्वेश्चन आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते। लीजिए, मेरे पास एक ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, और आप देख सकते हैं कि ये बीकॉम ऑनर्स एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो कितनी जल्दी देखिए, एग्जामिनर केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही आपके लिए क्वेश्चन बनाने शुरू कर रहा है। देखते हैं आप ये क्वेश्चन बना पाते हैं नहीं बना पाते। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन में। इन अ फैक्ट्री टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में दो आर्टिकल्स की बात हो रही है। तो जब आप कॉस्ट शीट बनाएंगे ना, तो आप उसमें दो कॉलम बना लेंगे, आर्टिकल नंबर 1 के लिए और आर्टिकल नंबर 2 के लिए। अब पर यूनिट वाला कॉलम आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर होती तो हम 4 कॉलम बना लेते, घबराना नहीं है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच वेराइटी। तो वो इंडिकेशन भी दे रहा है कि दो कॉलम बनाएंगे तभी तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट आपको पता चलेगी। एंड एसेटेन टोटल प्रॉफिट। देयर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एंड नो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, नंबर 1 नंबर 2। ये तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। उसके बाद दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और आर्टिकल सोल्ड, यूनिट्स दिए हुए हैं। बाकी बातें कहां गई? लिखा है वर्क्स ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बस छोटा सा क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन का, रीसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। बताइए क्या कहेंगे एग्जामिनर को? क्या ऐसे आसान सवाल बनाने चाहिए? जल्दी से उसे करके दिखा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। आपको करना है और मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताइए, क्या आप इसे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे? अपनी वीडियो को रोकिए और ऑनेस्टली ट्राई कीजिए, और मुझे पक्का यकीन है कि आप बना पाएंगे। इसमें सिर्फ छोटा सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। क्योंकि अगर ये आप बना पाएंगे ना, तो फिर हम इसके बाद चलेंगे थोड़े से और डीप मैथमेटिक्स की ओर। ठीक है सर, चलिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने बनाना था उन्होंने तो वीडियो रोक के बनाया होगा, और जो मेरी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें दो आर्टिकल्स की बात होगी, इसीलिए जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसमें हम दो कॉलम डाल देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है ना, ऑफिस ओवरहेड है नहीं, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है। और आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2। यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स दिए हुए हैं हमें 180 और 200। इन पे लाइन लगा दीजिए। हेडिंग डाल दी कॉस्ट शीट। बुक है महेश्वरी मित्तल, चैप्टर नंबर 7, कॉस्ट शीट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और मेरी बुक का पेज नंबर 369 है। चलिए,
सबसे पहले लिखेंगे मटेरियल। मटेरियल का मतलब है या डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल, एक ही बात होती है। डायरेक्ट लेबर 60-70, लीजिए आ गई मेरी प्राइम कॉस्ट 90,000, 1,20,000। अब प्राइम कॉस्ट में हमें ऐड कर देना है वर्क्स ओवरहेड्स, और फिर हमें मिल जाएगी वर्क्स कॉस्ट। कमाल की बात है, ये लिखा हुआ है कि वर्क्स ओवरहेड्स आर चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम कर लूं कि मेरी वर्क्स कॉस्ट एक्स है। हम ना मैथ्स में या तो किसी भी चीज को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, या कभी कभी ना हम 100 भी एज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे पास भी दो रास्ते हैं, या तो मैं इसे एक्स एज्यूम कर लूं या मैं इसे 100 एज्यूम कर लूं, और दोनों ही तरीके से मैं आपको काम करके दिखा सकता हूं। ठीक है, पहले सिंपल तरीका है तो सर इसे x मान लिया जाए। मैंने कहा चलिए आइए इसे x मानते हुए सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा नीचे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स। चलिए, क्या आपने वर्क्स ओवरहेड्स फाइंड किया? सर कैसे निकालेंगे? मुझे पता है कि प्राइम कॉस्ट में अगर मैं वर्क्स ओवरहेड्स ऐड कर दूं तो मेरी वर्क्स कॉस्ट आ जाती है, और अगर वर्क्स कॉस्ट x है तो वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ x है। ठीक है, और जो मेरी प्राइम कॉस्ट है वो मेरी प्राइम कॉस्ट अगर आर्टिकल नंबर 1 की बात करूं तो वो 90,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, ये अगर यहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90,000 इज इक्वल टू 0.6x, क्योंकि ये जब यहां प्लस हो रहा है तो यहां जाके ये माइनस हो गया। सर इतनी छोटी छोटी सी बात हमें बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं बेटे, मेरे पास तो तरह तरह के बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो मैथ्स के नाम से डर लग जाता है। और ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कहते हैं हमने तो एमबीए करनी है और ना जाने क्या क्या करना है, हम तो आपको मेंटली बता सकते हैं। लीजिए, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी x की वैल्यू आ गई 1,50,000 आर्टिकल नंबर 1 की। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 2 की भी आप निकाल सकते हैं। ये मैंने 1,50,000 पुट कर दी, और इसका 40% वैल्यू ऐसे भी आ सकती है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? लीजिए, दूसरा अल्टरनेटिव भी हो सकता था। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये प्राइम कॉस्ट है, ये वर्क्स ओवरहेड है, और ये वर्क्स कॉस्ट है, तो दूसरा तरीका मेरा कहता है कि अगर मैं इसे 100 मान लूं तो वर्क्स ओवरहेड है 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो ये 40 हो गया, तो प्राइम कॉस्ट हो गई 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, जिसकी वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 90,000। इसका मतलब अगर वर्क्स ओवरहेड इसका 40% है तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये 60% है। अगर ये मुझे पता लग जाए कि ये 60% है तो मैं बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं। मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि प्राइम कॉस्ट
इज इक्वल टू 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो फिर वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय 60%। तो 60% को 0.6 लिख सकते हो। चेक कीजिए, अगर मेरी प्राइम कॉस्ट 90,000 है और मैं इसे 0.6 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरी 150 ऐसे भी आ सकती थी। अब ये आपको देखना है कि एग्जाम में कौन सा मैथमेटिक्स आपसे बढ़िया कंट्रोल हो पाता है। मेरे से तो सेकंड वाला मेथड इजीली और फास्टली कैलकुलेट हो सकता है। इसका मतलब ये कि अगर ये 40% है तो दैट मींस ये 60% है। ठीक है, अब बताइए अगर ये वाली वैल्यू 60% है तो 100% वैल्यू कितनी हो गई? सर ये तो वर्बली पता चल रही है, 2 लाख रुपए हो गई। लीजिए, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल नंबर 1 का था और सेम फॉर्मूला आर्टिकल नंबर 2 के लिए लगा लो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आ गया 2 लाख। तो मैंने आपको दो तरीके से कैलकुलेशन करनी सिखा दी, आप कैसे भी एक तरीके से काम कर सकते हैं। चलिए, तो 60,000, 80,000। अब इसमें आपको ऐड कर देना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और फिर आपकी मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पर लिखा है कि ऑफिस ओवरहेड्स आर 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब बताइए, मैंने इसको यहां से हटा दिया, इसको भी मैंने यहां से रब कर दिया। लीजिए, अब हमारी बुक कह रही है, अब हमारी बुक कह रही है कि जो हमारे ऑफिस ओवरहेड्स हैं दीज आर 20% ऑफ माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर ये मैं 100% ले लूं, ये 20% है, तो दैट मीन्स अब मेरी वर्क्स कॉस्ट मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 80% है। और फिर अगर ये 80% है तो 100% वैल्यू कितनी होगी? ठीक है ना। तो यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका हो गया वर्क्स कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 80। ये मैथमेटिक्स कर सकते हो, नहीं तो फिर वही तरीका है कि इसको x मान करके आप कर लो। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप कैसे करना चाहते हैं, बट मेहनत तो आपको करनी होगी। मैंने तो शॉर्टकट तरीका अडॉप्ट कर लिया, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 80%, 187,500। मेरे पास तो सीधा सीधा आंसर आ गया। अगर ये 187,500 तो ये 37,500। सिमिलरली दूसरा 2 लाख डिवाइडेड बाय 80%, 250, और ये आ गया मेरे पास 50,000। लीजिए, ये भी मेरा आ गया। अब और कुछ तो क्वेश्चन में दिया नहीं, कोई सेलिंग एक्सपेंस कुछ नहीं दिया, तो यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई और यही मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हो गई। अब मुझे फाइंड करना है प्रॉफिट और मुझे क्वेश्चन में गिवन है सेल्स। सेल्स की वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट्स भी आपको गिवन है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो सेल वैल्यू आ जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 1 की सेल वैल्यू आ गई 1200 इंटू 180, 2,16,000 और माइनस 1,87,500, ये हो गया 28,500। और दूसरे में यूनिट्स हैं 1500, नहीं 200, यूनिट्स हैं
200 और सेलिंग प्राइस है 1500, ये हो गया सर 3 लाख, और ये प्रॉफिट हो गया मेरे पास कितना 50,000। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात थी नहीं, और आप देख सकते हैं कि ये हमने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया, और ये हमारे एग्जामिनेशन का 2014 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था। तो इसमें आपने क्या सीखा कि अगर दो वैरायटीज हो तो दो कॉलम बना लेना, और दूसरा कि कैलकुलेशन का पार्ट ये आप पहले भी सीख चुके हो, एक्स मान के करो या जैसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं एक और इसी तरह से मैथमेटिकली खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ, और ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपने बहुत समझ के करना है, क्योंकि यहां पर मैथमेटिक्स और ज्यादा गहराई में जाएगा। पढ़िए जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि नीलगिरी एयर कंडीशनिंग कंपनी, थोड़ा फोकस बढ़ाते हैं जरा, नीलगिरी एयर कंडीशनिंग कंपनी produces refrigerators and sells each for 2000 during a certain accounting year. Direct material, direct labor and overhead costs are 60%, 20%, 20% respectively of cost of sales. यानी जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसका ये प्रोपोर्शन आपको दिया हुआ है। In a subsequent accounting year, direct material cost has increased by 15%, labor cost by 17%। अब यहां ना मिस्टेक हो गई है, ये होना चाहिए 17.5%, वरना फिर हमारे आंसर में ना प्रॉब्लम आएगी। 17.5% कर लो इसको, दिस इज 17.5%। Due to increase in costs, there would be 50% decrease in the amount of profit if selling price is to be maintained. Compute new selling price to enable the company to maintain same percentage of profit as that during the preceding year. तो क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है, आप ट्राई कीजिए क्या आप बना सकते हैं, दिक्कत होगी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन के लिए या इंपॉर्टेंट लिख के मार्क कर देते हैं, और ऐसे आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस में भी हैं, तो घबराने की बात नहीं है। ये आपका पुराना एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है। कहता है कि ये बताइए नया सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए टू इनेबल द कंपनी टू मेंटेन सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज दैट अर्नड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन ना मुझे आपके साथ में एक बार करना होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप इसे कर पाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है। चलिए जी, अब सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमारी सेल्स आ जाती है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, नाउ अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं
तो मेरे पास एक तो मटेरियल की कॉस्ट थी, एक मेरे पास लेबर की कॉस्ट थी और एक मेरे पास ओवरहेड्स थे। ये मिला करके मेरी कॉस्ट आई होगी। और मैं कहता हूं कि अगर मैं कॉस्ट को x मान लेता हूं और इसमें प्रॉफिट को ऐड कर लेता हूं, तो मेरी सेल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 2000। अगर सेल प्राइस 2000 है और मेरी कॉस्ट x है, तो ये बताओ प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी बताइए। सर पूछना था तो कोई टेक्निकल सवाल पूछना था। 2000 में से x माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ गया। मैंने कहा वही तो, ये लो लिख दो बस। मेरी मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो थी 60%। तो बताओ अगर मेरी टोटल कॉस्ट x आ रही है तो मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? सर मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 0.6x, लेबर की कॉस्ट हो जाएगी 0.2x, ओवरहेड की कॉस्ट हो जाएगी 0.2x। ये मेरी लास्ट ईयर की पूरी जानकारी मैंने इक्वेशन फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर दी। ठीक है सर। अब क्या हुआ, मेरे करंट ईयर में हमारे करंट ईयर में ये मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर गई, कितने से? बाय 15%। मेरी लेबर कॉस्ट इंक्रीज कर गई बाय 17.5%। बुक में गलती से 17 है, इसलिए मैंने इसको एग्जैक्टली 7.5 करवा दिया था आपको, और इसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे देखना होगा कि अगर मैं 0.6 को 15% इंक्रीज कर दूं तो ये हो जाता है 0.69। अब कई बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि मैंने 15% कैसे बढ़ा दिया। तो 0.6 का 15% निकालो और फिर उसे 0.6 में प्लस कर लो, दैट्स इट। मैंने डायरेक्टली 115% कैलकुलेट कर दिया, ये भी एक तरीका होता है। सिमिलरली 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 117.5%, 0.235। दिस इज 0.235x, सॉरी x नहीं लिखा था, और ये सेम है तो ये हो जाएगी 0.2x। इसका मतलब टोटल हो गया 0.69 प्लस 0.235 प्लस 0.2। ये हो गई न्यू कॉस्ट, हो गई 1.125x। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन की जो पैराग्राफ नंबर 2 था उसकी लास्ट लाइन एक बार रीड करवाता हूं। ड्यू टू दीज इंक्रीजेज इन कॉस्ट देयर वुड बी 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेम सेलिंग प्राइस इज टू बी मेंटेन्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम सेम सेलिंग प्राइस को मेंटेन करते हुए चलें, अगर सेलिंग प्राइस को हम सेम मेंटेन करते हुए चलेंगे तो मेरा ये जो प्रॉफिट है ये डिक्रीज कर जाएगा बाय 50%। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो न्यू प्रॉफिट होगा वो 50% रह जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 0.5 2000 माइनस x। देखो वो कह रहा है, आखिरी पैराग्राफ में कह रहा है कि इन इंक्रीज करने की वजह से प्रॉफिट 50% डिक्रीज कर जाएगा। तो यानी नया वाला प्रॉफिट जो होगा वो ये आएगा। अगर वो कहता कि नया प्रॉफिट 25% डिक्रीज कर जाता, अगर कहता, कहा नहीं है,
अगर वो ये कहता कि मेरा प्रॉफिट 25% डिक्रीज कर जाएगा, तो यानी यहां पर प्रॉफिट रह जाता 75%। ये मैथमेटिक्स तो लैंग्वेज समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। अब मुझे यहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है। अब सर x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इसके भी मेरे पास ना दो तरीके हैं। x की वैल्यू निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं सिंपल वाला तरीका। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है। ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन प्रॉफिट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अगर सेलिंग प्राइस नहीं बदलोगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट तो डिक्रीज होगा ही। तो जितनी कॉस्ट बढ़ गई उतना ही प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। ये दोनों के दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? जिस बच्चे को समझ में ना आए, मैं कह रहा हूं कुछ फिगर डाल के देख लो। मान लेते हैं पहले मेरी कॉस्ट थी 1200, लेट अस सपोज, और प्रॉफिट था मेरा कितना? 800। अगर ये कितनी थी? बोलो। अगर ये मेरी 2000 थी, अगर मैं इसमें 100 रुपए बढ़ा दूंगा तो ये 1300 हो जाएगी, तो ये 100 रुपीज से ही कम हो जाएगी, तभी तो 2000 रुपीज इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा तो जितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई होगी उतना ही प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है और ये बात बुक में लिखी भी है। तो मैं सबसे पहले इसी इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं। बताओ इंक्रीज इन कॉस्ट कितनी है? सर इंक्रीज इन कॉस्ट है, पहले x था अब हो गया 1.125x, तो इसका मतलब न्यू कॉस्ट है 1.125x, और इसमें से x माइनस कर दो, ये आ गई आपकी इंक्रीज इन कॉस्ट। और क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ था 50%, तो 0.5 2000 माइनस x, इसका मतलब 0.125x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं 1000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 0.5x, इसको यहां लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.625x इज इक्वल टू 1000, और x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 0.625। इसका मतलब हो गया 1600। और x मेरी थी ओल्ड कॉस्ट। ठीक है जी, ओल्ड कॉस्ट की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो सर अब एजम्पशंस की तो जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। लीजिए, अब मेरा सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि ये वाली कॉस्ट अगर 1600 थी तो इसका मतलब प्रॉफिट 400 था, और मेरी न्यू कॉस्ट कितनी हो गई होगी? इंटू 1.125। इसका मतलब है मेरी न्यू कॉस्ट हो गई होगी 1800। और आप कुछ भी अब निकाल सकते हैं। देखिए, पहले पुराने वाली वैल्यूज मेरे साथ निकालते हैं, कितनी कितनी आएंगी। 1600 मेरी कॉस्ट थी पुरानी, इंटू 0.6, यानी मेरी ओल्ड कॉस्ट थी 960 मटेरियल की, लेबर की थी 320, ओवरहेड की थी 320। ये ऐसे मिलाकर के मेरी 1600 कॉस्ट आ रही थी। और अब नई कॉस्ट कितनी आएगी? तो सर नई कॉस्ट आएगी 15% बढ़ के, तो इंटू 115%, 1104 रुपए, 1104। न्यू कॉस्ट आ गई 1104। लेबर की न्यू कॉस्ट आ जाएगी 320 इंटू 117.5%,
376 और ये वाली कॉस्ट सेम रहेगी 320। ये इसका ब्रेकअप भी मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ये लीजिए, ये तो था मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर 1, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने काम कर दिया आपके लिए। ऑल्टरनेटिव नंबर 2 वो भी सिंपल था, लेकिन ऑल्टरनेटिव नंबर 2 में हम लोग प्रॉफिट को y एज्यूम कर लेते हैं। ये x था और मैंने कहा मान लीजिए प्रॉफिट y था, तो मेरी एक इक्वेशन तो ये बन गई कि x प्लस y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने प्रॉफिट को y एज्यूम कर लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2000। और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1.125x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2000। सर ये क्या किया आपने? अगर ये y था, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 50%, तो नया प्रॉफिट हो जाएगा 0.5y। इसको अगर y मान लूंगा तो यहां y पुट करूंगा, तो नई इक्वेशन ये बन गई। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर, इसको कैसे सॉल्व करूं? इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 0.5x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 1000। तो मैंने 0.5 से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये मेरी अब बन गई इक्वेशन नंबर 3, और इसमें से इसको माइनस कर दिया। माइनस करने से ये खत्म हो गया, ये 1000 रुपीज बच गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0.625x आ गया। बिल्कुल यहीं पर पहुंच गया मैं, देखिए। तो बताइए x की वैल्यू 1600 आ जाएगी। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए काम करने के। खैर, क्वेश्चन तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने केवल पुराने वाले फैक्ट्स से वैल्यूज को फाइंड किया। क्वेश्चन कहता है कि ये बताइए, अगर आप सेम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं जो आपने प्रीसीडिंग ईयर में अर्न किया था, तो फिर आपका प्राइस कितना होना चाहिए? मैंने कहा ये सबसे पहले मैं निकालूंगा, ये हुआ मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, तो ये हुआ मेरा वर्किंग नोट नंबर 2, कि आखिरकार मेरा परसेंटेज प्रॉफिट था कितना। तो सर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आप कीजिए प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू में 100। तो पहले मैंने 400 का प्रॉफिट कमाया था 2000 की सेल पर। इसका मतलब हो गया 25%। ठीक है, अब मुझे बताना है नई सेलिंग प्राइस। तो सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस अगर मैं S मान लूं और न्यू कॉस्ट मेरी 1800 है, और प्रॉफिट में अर्न करना चाहता हूं 25% ऑफ S, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको यहां लाइए, S माइनस 0.25 S 1800, 0.75 S 1800 S 1800 डिवाइडेड बाय 0.75, बताइए कितनी वैल्यू आ गई? $2400। अच्छा, हमारा आंसर गलत हो गया। इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलती कर दी। यानी यहां पर हमने गलती कर दी ना, 400 डिवाइडेड बाय 2000%। ओ, ये तो 20 था। सर हम तो आपको कितनी देर से कह रहे थे 20। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो गया 20।
ये हो गया 20 और ये हो गया 80 और ये हो गया 80। बस। अच्छा, अगर मैं कभी गलती कर भी दूं ना और आपको पता लग जाए गलती कर दी है, तो आप गलत मत कॉपी करते रहना, आप सीधा कर सही करके काम करना। 2250। चलिए, गलती हो जाती है, लेकिन बात यह है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया या कंसेप्ट समझ में नहीं आया। मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में जाते हुए बस रिवाइज करना जरूरी है, तो घबराने की बात नहीं, हमने मार्क करवा दिया और अभी सॉल्व क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो मैं आइए आपको क्या सॉल्व में से एक क्वेश्चन करवा दूं, ताकि आपका डाउट दूर हो जाए। मुझे सभी बच्चे बस 2 मिनट का समय देंगे, सो दैट मैं आपको सॉल्व वाले में से भी ढूंढ के बता पाऊं कि कहां दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। लीजिए, मिल गया। 7.23। बस मैं रीड कर दूंगा, मैं समझता हूं कि बच्चे घर पे बनाएंगे और उनसे बन भी जाएगा। मेरी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, इसमें लिखा है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टिकल द सेलिंग प्राइस ऑफ विच इज 500 इज एज फॉलोज। मटेरियल है 50% ऑफ टोटल कॉस्ट, लेबर है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, ओवरहेड है बैलेंस। तो बताओ बैलेंस कितना होगा? सर बैलेंस ऑटोमेटिकली हो गया 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। ड्यू टू एंटीसिपेटेड इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग मटेरियल प्राइस बाय 20% and existing labor rate by 10%, existing profit would come down by 30% if selling price remains unchanged। चलिए, अब मैं मन कर रहा है कि इसको बना ही लेते हैं, क्योंकि ना मुझे पता है कई बच्चे तो बड़े कमिटेड होते हैं, वो तो घर जाके पक्का बनाएंगे, लेकिन कुछ हमारे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं जो कहेंगे जो रह गया सो रह गया, बस पढ़ के ही काम चला लेंगे। Illustration number 7.23 from the book Maheshwari Mittal। चलिए, मेरी प्रेजेंट सिचुएशन कहती है कि मटेरियल की कॉस्ट है 50% ऑफ एक्स, लेबर की कॉस्ट है 30% ऑफ एक्स, ओवरहेड्स की कॉस्ट हो गई बैलेंस, तो 0.2x ये हो गया x। मेरा सेलिंग प्राइस था 500। अगर ये मेरी कॉस्ट है तो मेरा प्रॉफिट हो गया 500 रुपीज माइनस एक्स। प्रपोज्ड या न्यू में लिखा हुआ है कि मटेरियल प्राइस तो बढ़ जाएगा बाय 20%, दिस विल इंक्रीज बाय 20%, तो हो जाएगा 0.6x। ये इंक्रीज कर जाएगा बाय 10%, तो 0.33x, और इसमें नो चेंज को ना हम ऐसे डेल्टा या ट्राइंगल से डिनोट कर देते हैं, तो 0.2x। तो ये टोटल कितना हो गया 3,639 to 11 1.13x, और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वुड कम डाउन बाय 30%। प्रॉफिट विल कम डाउन बाय 30%। ठीक है सर। तो अगर मेरा प्राइस सेम रहता है तो आइए जी, इंक्रीज इन कॉस्ट कितना हुआ? जितना इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ उतना ही डिक्रीज इन प्रॉफिट हुआ। इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ 1.13,
माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0.13x। और डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना हुआ? 30%। तो 0.3 इंटू 500 माइनस एक्स, तो 0.13x इज इक्वल टू 150 माइनस 0.3x। यहां आने पर प्लस हो गया, 0.43x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 43। मेरे पास आंसर आ गया 349 और आपकी बुक कह रही है कि इसे अप्रोक्सीमेटली 350 मान लो। चलिए, तो 350 रुपीज मान लीजिए, हो गया। उसके बाद आप जानते हैं सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वापिस हम लोग चलते हैं अपने कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास सर अब कौन कौन सा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बच गया है जो कि हम करें और फिर हम नए कंसेप्ट की तरफ भी आगे बढ़ जाएं, है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ नया कंसेप्ट भी ले लेते हैं बीच में। बहुत देर से हम एक ही सिंपल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम कुछ नई बात करने वाले हैं। ठीक है। नाउ it is possible that at the end of the year some goods का मतलब होता है जो मैंने फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया है, remains unsold। अभी तक के क्वेश्चन में क्या था कि जितना प्रोडक्शन करते थे वो सारा का सारा प्रोडक्शन सेल हो जाता था। अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, हम हमेशा प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और सेल उसी में से कुछ हो जाता है और कुछ बैलेंस रह जाता है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास अब सारी प्रोडक्शन सेल नहीं होगी तो इसका मतलब मेरे पास क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। और मैं आपको अब क्या सिखाने जा रहा हूं? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप पहले से ही जानते हो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितना आपने प्रोडक्शन किया उसमें जो आपकी कॉस्ट आई ना उसको ऊपर रख लो, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। जितने यूनिट प्रोड्यूस किए उतने से डिवाइड कर दो, तो आपको कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट मिल जाएगी। ठीक है ना? और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कर देना जितना क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आपके पास बची हुई है, तो आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। इसका मतलब इसी को अगर मैं दोबारा से लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सर ऊपर वाला फॉर्मूला ही आपने लिख दिया। मैंने कहा यस, ऊपर वाला फॉर्मूला ही लिख दिया। ये मुझे क्या बता रहा है? ये मुझे बता रहा है एक यूनिट बनाने में मेरी क्या कॉस्ट आई, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो लो मेरी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगी। अब ये छोटी सी बात है, आप पहले से ही जानते थे और हम इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास में तो फिर इतना ही समय बचा है ना।
है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कॉस्ट शीट के अंदर डिटेल्ड फॉर्मेट की बात कर लेंगे। सर तो क्या आज करने को और क्वेश्चन नहीं थे? अभी भी हैं मेरे पास 2 3 4 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन अब मैं समझता हूं कि आप हर तरह के मैथमेटिक्स सीख चुके हो, सिंपल फॉर्मेट सीख चुके हो, अब आपको कुछ नया भी सीखना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए आइए इसके साथ साथ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या पता लगाना है? प्रॉफिट भी पता लगाना है और पर यूनिट की कॉस्ट भी बतानी है। हमने कहा चलिए बता देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ऑफिस ओवरहेड्स दिए हुए हैं, सेलिंग के भी ओवरहेड्स दिए हुए हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड भी दिए हुए हैं, यूनिट सोल्ड भी दिए हुए हैं और सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। लेकिन सर ये तो कहीं पर भी नहीं दिया हुआ कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने कहा कितने भोले बच्चे हैं बताओ। यूनिट प्रोड्यूस करते हो 4000, यूनिट सेल करते हो 3600, तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने यूनिट्स बच गए हैं? नहीं सर हम बताएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो मैं बताता हूं। नहीं नहीं सर हम बताएंगे। चलो तुम ही बता दो। 400 यूनिट्स, 4000 यूनिट बनाए हैं ना, तो 400 यूनिट का स्टॉक आ रहा है क्योंकि 3600 यूनिट तो सोल्ड हो गए हैं। आइए जी काम करते हैं और बताते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को हमारी कॉस्ट शीट में कहां फिट करना है। ठीक है सर आइए। आइए जी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द बुक महेश्वरी मित्तल, और ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। मेरे पास बुक का पेज नंबर है 366। चलिए जी यहां लिखेंगे कॉस्ट शीट, और हमने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए हैं, क्वेश्चन में गिवन है 4000, और यहां लिख लेंगे पर्टिकुलर्स, और ये रुपी वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जल्दी से वैल्यू देख के बताइए, पता चले कि बच्चे हमें देख के कॉपी कर रहे हैं, है ना। और फिर बाद में कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन में तो मजा नहीं आता। अरे ऑनलाइन का मतलब ये थोड़ी है मेहनत नहीं करोगे। इसमें ऐड कर दी हमने डायरेक्ट वेजिस 80,000, प्राइम कॉस्ट 2,40,000। कितना आसान है बताइए। इसमें ऐड कर दो फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, और फैक्ट्री के ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजिस। ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है जितनी डायरेक्ट वेजेस हैं उसका 20% आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। तो यानी ये अगर 80,000 है तो ये हो गई 16,000। तो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट या मेरी वर्क्स कॉस्ट ये हो गई 2,56,000। और फिर वर्क्स कॉस्ट में मैंने ऐड कर देने हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स।
ये दिए हुए हैं 10% ऑफ, ये दिए हुए हैं 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट थी तो ये इसका 10% है, तो 25,600। नाउ ये आ जाएगी मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी आ जाएगी 600, 6 एंड 5 11, 1 कैरी 8, 2,81,600। अब बताइए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की है? तो ये है सर 4,000 यूनिट्स की। ये 4,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करने में मेरा इतना कॉस्ट आई है। अब ना यहां पर रेड पेन यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने सारी की सारी प्रोडक्शन सेल नहीं कर दी है, इसीलिए अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। और बच्चा कहेगा कि सर क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600, इसका मतलब 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो मेरे पास इसका मतलब 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से जितना स्टॉक आपके पास बच गया है उसको आप माइनस करोगे। ये आप अकाउंटिंग में भी तो करते थे, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो जितने यूनिट सेल हुए हैं उतने यूनिट का सेलिंग प्राइस और उतने यूनिट की कॉस्ट प्राइस का कंपैरिजन होना चाहिए। जबकि ये मेरी कॉस्ट 4,000 यूनिट्स की है, क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने सेल किए हैं 3,600, तो यहीं से ही 400 की कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो मेरी 3,600 की कॉस्ट आएगी। अब सर इसकी वैल्यू कहां से लाऊंगा? तो वैल्यू का फॉर्मूला ये देखिए, प्रोडक्शन की कॉस्ट से डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए मैंने अलग से पेज का यूज किया था ताकि आपको दिखा सकें। तो ये मेरी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2,81,600 रुपीज खर्चा आया 4,000 यूनिट्स को बनाने में। तो 400 यूनिट्स पे क्या लागत आई थी? तो सिंपल सी बात है सर, इसके लिए तो 10 से डिवाइड कर दो, 28,160 आएगी। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर, बात समझ में आई। अब जो मेरे पास इसको मैंने माइनस कर दिया तो जानते हो अब मेरे पास बच गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ध्यान से देखना, जो मैंने आपको पहले फॉर्मेट लिखवाया था वहां पर लिखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये होती है यूनिट्स प्रोड्यूस की, और मैंने यहां पर एक नई आइटम ऐड कर दी, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। तो जब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया तो ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किन यूनिट्स की है? उन यूनिट्स की है जो कि मैंने यूनिट्स को सोल्ड कर दिया। ठीक है, और जानते हो इसका नाम हम बदल देते हैं। हमारी कॉस्टिंग में इसका नाम समय के साथ बदल गया है और समय के साथ इसका नाम हो गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम आगे से क्या किया करेंगे, इस लाइन को नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिख दिया करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। बताइए कितना हो गया COGS? 281,600 माइनस 28,160। तो सर COGS आ गई 2,53,440। अब आगे चलो, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, और हमारी बुक में लिखा हुआ है सेलिंग ओवरहेड्स 12,000। सेलिंग ओवरहेड्स आर 12,000। दिस इज नाउ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 2,65,440,
और सेल्स की है 3600 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर यूनिट, 3,60,000। तो 0, 4 and 6 10 1 कैरी, 5 and 5 10 1 कैरी, 6 and 4 10, 7 7 and 9 60, 94,560 लीजिए। अब बेटे समय भले कम है लेकिन हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 7 है, और अगर आप चाहें तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोक करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए जी। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग 4 वीक एंडिंग अक्टूबर 28। पीरियड से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ी सी क्लैरिटी करके देखता हूं। हाँ जी। रॉ मटेरियल कंज्यूम 20,000, वेजेस 12,000, मशीन आवर्स वर्कड 950 आवर्स, मशीन आवर रेट 2 रुपीज। अब सर ये नई बात क्या है? दरअसल फैक्ट्री के ओवरहेड्स को अब ये बताने का नया तरीका है। फैक्ट्री के ओवरहेड्स पिछले क्वेश्चन में बताए गए थे सम परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, अब बताए गए हैं मशीन आवर्स इनटू मशीन आवर रेट। और ऑफिस ओवरहेड्स अभी भी वैसे ही बताए गए हैं 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड्स अब बताए गए हैं 37 पैसा पर यूनिट। प्रोड्यूस यूनिट हैं 20,000, सोल्ड यूनिट्स हैं 18,000, और हमसे कहा गया कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल दीजिए और प्रॉफिट बता दीजिए। वीडियो रोक करके फटाफट आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप घबराते हैं नहीं बना सकते हैं तो फिर मेरे साथ साथ कॉपी कीजिए। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, कीजिए। वेरी वेरी गुड। बाकी बच्चों के लिए तो हम हैं ही। मैं भले ही देख नहीं सकता लेकिन मैं ये जानता हूं कि बच्चे पूरा पूरा ट्राई कर रहे हैं, और उनसे बन भी रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। चलिए, हेडिंग डालेंगे कॉस्ट शीट। सॉरी, यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं 20,000। पर यूनिट का कॉलम बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है, नहीं बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो फटाफट चलते रहना और मेरे से आगे चलने की कोशिश करना। डायरेक्ट वेजिस 12,000, प्राइम कॉस्ट 32,000, एड फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स। तो वर्क्स ओवरहेड्स बताने का एक तरीका तो होता है कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और एक तरीका होता है मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग बता दो। तो इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि फैक्ट्री में 950 घंटे मशीन चली और 1 घंटा मशीन चलने से हमारी फैक्ट्री में 2 रुपए का खर्च आता है। तो ये मेरे हिसाब से आ गया 1900 रुपीज। ये जोड़ देने से मेरी वर्क्स कॉस्ट आ गई 33,900, और फिर इसमें हमने ऐड कर दिए ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स दिए हुए हैं 15% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट मेरी है 33,900,
इनटू में 15%, 5085, 5085, तो 58938, ये मेरी बन गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सभी को याद रखना है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस की है। सारे यूनिट्स क्योंकि सेल नहीं हुए, तो इसमें से अब हम ये बात जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। इसकी वैल्यू आएगी 38,985 डिवाइडेड बाय 20,000, और अगर 20 में से 18,000 सेल हुए हैं तो इसका मतलब 2,000 का मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है। तो ये आ गई 3898.50। इसका नाम मैंने आपको बताया था, अब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 38,985 माइनस करके ये वाली वैल्यू आ गई 35,086 रुपीज 50 पैसा। अब इसमें ऐड कर दो सेलिंग ओवरहेड्स। अब यहां पर बच्चा हो सकता है गलती कर रहा हो, तो मैं बता दूं कि सेलिंग ओवरहेड्स हमेशा ऑन यूनिट्स सोल्ड होते हैं। ठीक है, मेरे यूनिट सोल्ड कितने थे 18,000 और पर यूनिट खर्चा था 0.37। अब समझना यहां पर है कि बच्चा यहां गलती कर सकता है, वो इसकी जगह 20,000 ले सकता है, क्योंकि उसको 20,000 की आदत लगी हुई है कि 20,000 इंटू पर यूनिट, 20,000 पर यूनिट। तो ये वाली बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्शन हो जाने के बाद मैंने जो गुड्स बेचे हैं वो कम है या ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभी। तो जितने यूनिट्स मैंने सोल्ड किए हैं, अब सारे खर्चे उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.37, 6,660। ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ₹41,746.50। और सेल्स 18,000 इंटू ₹2.50। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद सारा यूनिट सोल्ड के हिसाब से चल रहा है पर यूनिट। तो 18,000 इंटू में 2.5, ये आ गया 45,000, और 45,000 माइनस 41,746.50, 3253.5, 3253.50। चलिए, अगर क्वेश्चन में आप पर यूनिट का कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप पर यूनिट का भी एक कॉलम यहां पर बना सकते थे। पर यूनिट कॉलम में ये आएगा 1 रुपी, ये आएगा 0.60, ये आएगा 1.60, और वर्क्स ओवरहेड आपके आएंगे 1900 डिवाइडेड बाय 20,000, 0.095। ये हो जाएगा आपका 1.695, 5085 डिवाइडेड बाय 2000, 2.5425 प्लस 1.695, 4 पॉइंट, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, रुकिए, 5085 डिवाइडेड बाय 20,000। ओ ये 0.25425 प्लस 1.695। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी आ रही है
949 और ये भी आएगी 1.949। ठीक है, ये भी आएगी 1.949। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए आप एक काम करना, यहां कुछ वैल्यू मत लिखना वरना आप इसको 2 बार जोड़ जाओगे। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड था 0.37, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 2.319 और बाकी का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो लगभग मेरे पास 18 पैसे के लगभग का मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया। चलिए, तो हम काफी नजदीक पहुंच गए हैं और हमने अब कॉस्ट शीट को काफी समझ लिया है, लेकिन अभी भी हमें देयर इज लॉन्ग वे टू गो। तो अभी भी आपको मैं कोई होमवर्क नहीं देना चाहता हूं। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।